हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1-3-2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके यहाँ पर 1-3-2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1-3-2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। फिर आगे बोला गया कि दोनों एक ही समय बिंदु ए से जो है क्या करती है, शुरू होती है। यानी कि ट्रेन और कार जो है दोनों एक ही बिंदु यानी कि ए से जो है क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। और एक ही समय पर यानी कि जितना बजे ट्रेन शुरू करता है चलने के लिए उतने ही बजे जो है कार भी चलना शुरू करता है। फिर आगे बोला गया कि और एक ही समय बिंदु ए से जो है 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक जो है पहुंचते, यानी ट्रेन और कार जो है 60 किलोमीटर की दूरी ए से बी तक पहुंचने में उनका दूरी जो है कितना दिया गया, 60 किलोमीटर दिया गया। और बोला गया कि दोनों जो है एक ही समय में पहुंचते हैं। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हालांकि स्टेशन पर रुकने के दौरान ट्रेन का लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ। किसको नुकसान हुआ? ट्रेन को नुकसान हुआ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार की गति यानी कि कार का स्पीड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पर 50% दिया गया कि ट्रेन की जो चाल है कार से कितनी अधिक है, 50% अधिक है। तो 50% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में आपको काफ़ी बार बता चुका हूं कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि यहां पर क्या दिया गया, 50% दिया गया। परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 से 100 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यानी कि हम लोग 50% को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 50% को क्या लिखा, यहां पर 1/2 फ्रैक्शन में लिख दिया। तो यहां पर बोला गया कि एक ट्रेन जो है कार की तुलना में 50% तेज यानी कि आधा अधिक चाल से जो है तय करता है दूरी, किसको, ट्रेन को। यानी कि ट्रेन की चाल कितनी होगी, अगर कार की चाल 2 है तो ट्रेन की चाल प्लस 1 यूनिट यानी कि 3 यूनिट होगी। यानी कि अगर कार की चाल 2 यूनिट है तो ट्रेन यानी कि उसकी ट्रेन की चाल जो है कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कार की चाल अगर 2 है तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। तो ये क्या हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया, यानी कि गति का अनुपात हो गया, किसके, ट्रेन और कार का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड यानी कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। यानी कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो अगर ट्रेन का अनुपात कितना था, 3:2 था, तो चाल अगर 3:2 था तो उसका समय कितना अनुपात हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी कि ट्रेन जो है उस दूरी को 2 यूनिट में तय कर सकता है, 2 यूनिट मिनट में, और कार जो है उसे 3 यूनिट समय में तय कर सकता है। तो यहां पर बोला गया है कि ट्रेन जो है क्या होता है, 12.5 मिनट रुकता है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ट्रेन जो है 12.5 मिनट रुकता है। तभी तो रुकने के कारण ही तो क्या होता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन और कार को एक ही समय लगते हैं। यानी कि जितना समय का अंतर है उतना समय क्या हुआ है, ट्रेन रुक गई थी। जितना समय में अंतर था, ट्रेन 2 यूनिट समय ले रहा था, कार 3 यूनिट समय ले रहा है, तो दोनों के समय में अंतर कितने यूनिट का है, तो 1 यूनिट का अंतर है। तो
एक यूनिट के जितने का समय का अंतर है उतना मिनट क्या किया था, ट्रेन जो है रुक गया था। यानी कि एक यूनिट बराबर कितने मिनट है, 12.5 मिनट है। एक यूनिट बराबर कितने मिनट है, 12.5 मिनट है। तो यहां पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां पर से निकाल सकते हैं कि कार जो है 60 किलोमीटर की दूरी को, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचने में 60 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा था। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 12.5 मिनट है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 या 15, 12 या 36, 37, यानी कि 37.5 मिनट हो जाएगा। यानी कि उस कार के द्वारा उस कार को जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगा, 37.5 मिनट लगा। तो अब हमें दूरी भी पता है कि कार जो है कितनी दूरी चला था, और समय भी पता है कि उस दूरी को कितने समय में कार ने जो है तय किया था। तो हमें से पूछा क्या गया है कि कार की गति यानी कि कार का स्पीड क्या है। तो आपको मैं काफी बार बता चुका हूं पहले कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो हमें क्या निकालना है, कार का स्पीड। तो स्पीड यानी कि चाल बराबर क्या करेंगे, ऊपर दूरी को लिखेंगे। तो दूरी कितनी तय की थी कार ने, तो 60 किलोमीटर दूरी तय की थी। नीचे बटा में क्या लिखेंगे, समय को लिखेंगे। तो समय कितना लिया था 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार, 37.5 मिनट लिया था। 37.5 मिनट था। 37.5 क्या था, मिनट था। तो मिनट को यहाँ पर क्या करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी किस में है, किलोमीटर में है। तो जब आपकी दूरी किलोमीटर में हो तो समय को आपको मिनट की जगह घंटा में उसे चेंज करना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो एक शून्य आपका नीचे और चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 600 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 60 इंटू 600 बटा नीचे आपका कितना हो गया, 375। इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 हो गया 40 बार में। यहाँ पर आपका हो गया 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे तो 25 8 40, फिर 5 बचेगा तो 5 से यहाँ पर 60 काट देंगे तो 12 बार में चला जाएगा। यानी कि 12 8 आपका कितना हो गया, 12 8 96 किलोमीटर प्रति घंटा। 96 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ गई आपकी, कार की, यानी कि कार की गति आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ये जो है थोड़ा मैथ आपका लंबा चल गया, लेकिन आपका इसी तरीके से आप इसे सही ढंग से और जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है कि 6% प्रति वर्ष की दर से 40,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है, 4,944 रुपये। यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, 4,944 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वह अवधि वर्ष में कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई थी। यानी कि पूछा जा रहा है कि कितने समय में 40,000 रुपये की राशि यानी कि 40,000 रुपये प्रिंसिपल पर 6% की दर से कितने समय में 4,944 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा। यानी कि हमें निकालना क्या है, टाइम यानी कि समय निकालना है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, ट्री मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 40,000 रुपया दिया गया है, और रेट यानी कि दर आपका कितना दिया गया, 6% दिया गया। तो पहले वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 40,000 रुपये पर 6% की दर से कितना रुपया ब्याज लगेगा, तो 40,000 का 6% जब हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, 40,000 पर 6% निकालेंगे, यानी कि 40,000 का 6% आपका कितना हो जाएगा, 2,400 रुपये हो जाएगा। आप अगर
अलग से निकालना चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 40,000 रुपये इंटू इसका 6% निकालेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 2400 रुपये। तो ये आपका क्या आ गया फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो यहाँ पर पहले साल ब्याज कितना लगा 2400 रुपया लगा, लेकिन यहाँ पर टोटल ब्याज कितना है 4,944 रुपया। तो अब हमें क्या चेक करना होगा, अब हमें सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल का भी ब्याज चेक करना होगा। तो दूसरे साल का ब्याज क्या लगेगा, जो आपके पहले साल में ब्याज लगा यानी कि जो 2400 रुपया ब्याज लगा वो भी 2400 रुपया क्या लगेगा दूसरे साल में ही उतना ही ब्याज लगेगा। लेकिन जो आपका पहले साल में ब्याज लगा उसका दूसरे साल में भी क्या लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। क्या होगा, आपका जो पिछले साल में ब्याज लगा था उस पर भी अब क्या लगेगा, दूसरे साल में ब्याज लगेगा। यानी कि 2400 का 6% हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो 2400 का 6% आपका कितना होता है, तो 24 छक आपका कितना होता है 6 दूनी 12 यानी कि 100 कितना हो जाता है आपका 6 चौक 24 यानी कि 144 होता है। कितना होता है आपका 144। तो यानी कि 2400 का 6% कितना हो गया 144 रुपये। तो यहाँ पर जब हम लोग सभी को जोड़ेंगे, ये आपका क्या आ गया, पहले साल का ब्याज 2400 रुपया था, दूसरे साल का ब्याज क्या हो गया 2400 प्लस 144 रुपये। तो टोटल आपका ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब तीनों को जोड़ेंगे आपस में तो आपका क्या निकल जाएगा 2 साल का कुल ब्याज निकल जाएगा। तो 24 दूनी कितना हो गया आपका 4800 रुपये हो गया प्लस 144 रुपये। और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 48 एक 4944 रुपये। तो 4944 रुपये क्या आ गया आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 2 साल का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया था 4,944 रुपये। और आपका कितना आया यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 रुपये। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल गया कि कुल जो है कितने समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था 2 साल के लिए लगाया गया था। कितने साल के लिए लगाया गया था 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष के लिए लगाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है कि ए, बी और सी एक कार्यक्रम सा जो है 20, 40 और 80 दिन में करते हैं। यानी कि ए 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है और सी जो है उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आगे आपसे बोला गया कि यदि ए, बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान करती है, यानी कि ए जो है पहला और दूसरा दिन काम करता और तीसरा दिन भी ए काम करता है, लेकिन तीसरा दिन में जो है क्या हो जाता है हर तीसरे दिन में क्या हो जाता है बी और सी भी उसके साथ मिलकर काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो ए जो है कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। यानी कि जो काम जो ए ने शुरू किया है उस काम को जो है कुल कितने दिनों में समाप्त होंगे, ये आपसे आमतौर पर पूछा जा रहा है कुछ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है आपका इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो TW आपका हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से आपका हो गया इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से आपका हो गया टाइम यानी कि समय हो गया, या फिर टाइम बराबर आप क्या बोल सकते हैं टी बराबर आपको क्या बोल सकते हैं टोटल वर्क बाई इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। तो दोनों एक ही फार्मूला है, दोनों को अलट पलट करके लिखा गया है। तो टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय भी बोल सकते हैं, या फिर समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे टाइम एंड वर्क में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए, बी और सी की क्या निकाल लेंगे कार्य क्षमता यानी कि तीनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो ए जो है कुल कार्य को कितने दिनों में कर सकता है अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है तो 40 दिनों में कर सकता है। सी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 80 दिनों में अकेले कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 20, 40 और 80 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो 20, 40 और 80 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना होता है तो 80 होता है। तो फिर क्या करेंगे 80 को 20 से भाग देंगे, क्या करेंगे
80 को 20 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए की इफिशियंसी यानी कि ए की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपको, 80 से 20 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ए कितने की कार्य क्षमता से काम करता है, तो 4 की कार्य क्षमता से काम करता है। फिर क्या करेंगे, 80 को 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि बी जो है उसी काम को 2 की कार्य क्षमता से, यानी कि मान लेंगे कि प्रतिदिन 2 काम करता है। फिर 80 को 80 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि सी जो है प्रतिदिन 1 काम करता है। तो यहाँ पर क्या निकल गया, ए बी सी की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकल गई, यानी कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, सी जो है एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम जो है करना कितना है, 80 काम करना है, यानी कि तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला आपसे क्या गया था, बोला गया कि पहले दिन जो है ए काम करता है, यानी कि पहले दिन एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, यानी कि पहला दिन अगर ए ने काम किया तो कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। कितने काम किया होगा, 4 काम किया होगा पहला दिन। फिर दूसरा दिन भी क्या काम करता है, 4, यानी कि ए ही काम करता है। दूसरा दिन भी कौन काम करता है, ए ही काम करता है, यानी कि यहाँ पर 2 दिन हो गया। लेकिन बोला गया फिर कि तीसरा दिन में ए जो है, ए के साथ जो है बी और सी भी काम करते हैं। प्रत्येक हर तीसरे दिन में ए के साथ जो है कौन काम करने के लिए चला आता है, बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं ए के साथ हर तीसरे दिन में, यानी कि तीसरा दिन में जो है कितना काम होगा, तो 4 2 6 1 7 काम होगा, यानी कि टोटल जो है 3 दिन में कितने काम हो जाएंगे, तो इधर हो गया 3 दिन, यानी कि 3 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा, 7 4 11 4 15 काम हो जाएगा। तो हमें करना कितना काम है, 80 काम करना है। तो काम को क्या करेंगे, 80 के नज़दीक लेकर जाएंगे, यानी कि 15 में कितना गुना किया जाए कि 80 के नज़दीक चला जाए, क्योंकि 3 दिन में 15 काम करता है, टोटल काम 80 काम करना है। तो 15 को हम किससे गुना करें कि 80 के नज़दीक चला जाएगा, तो जब हम लोग 5 से गुना करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना काम हो जाता है, टोटल 15 5 75 काम हो जाता है, और टोटल जो है कितने दिन लग जाते हैं, 15 दिन, यानी कि 15 दिन में 75 काम हो जाता है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, 75 काम तो हो गया, अब बचा हुआ काम कितना, 5 काम और बचा हुआ, 75 काम किया है, 80 काम करना है, 5 काम अभी भी बचा हुआ है। तो अभी जो है 15वें दिन यानी कि 16वां दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, यानी कि ए जो है कितनी की कार्य क्षमता से, यानी कि प्रतिदिन कितना काम करता है, 4 काम करता है, प्रतिदिन कितना काम करता है, 4 काम करता है, यानी कि 16वां दिन में जो है कितना काम हो जाएगा, तो 75 + 4 काम, यानी कि कितना हो जाएगा, 79 काम हो जाएगा। लेकिन हमें करना कितना काम है, 80 काम करना है, यानी कि 79 किया गया काम है, बचा हुआ काम कितना, एक काम बचा हुआ है, एक काम क्या है आपका बचा हुआ है। तो एक काम को करेगा कौन, ए ही करेगा, क्योंकि पहला दिन भी ए करता है, उसके बाद भी दूसरा दिन भी कौन करता है, ए ही करता है, यानी कि करना एक काम है, करेगा कितने की कार्य क्षमता से, 4 की कार्य क्षमता से, यानी कि कितना दिन जो है कुल 80 काम को, यानी कि 79 + 1 कुल 80 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 16.1/4 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 16.1/4 डेज लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो है लगभग में आपको आंसर यहाँ पर मारना है, तो यहाँ पर जो है आपको अगर इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.25 डेज। तो यहाँ पर आपका लगभग ऑप्शन दिया गया है, तो लगभग में जब आप मारेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर होगा, 16 दिन आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपका एक्यूरेट आंसर आपसे अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, 16.1/4 दिन, या फिर अगर पॉइंट में दिया हुआ रहेगा तो 16.25 डेज होगा। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर लगभग में वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, 16 दिन होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया गया है कि रवि और सुमित का वेतन जो है कितने अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। फिर बोला गया है कि यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि हुई है
तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 35:50 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सुमित का नया वेतन कितना है। तो आपसे क्या पूछा गया कि सुमित का नया वेतन कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या गया क्वेश्चन में दिया गया कि रवि और सुमित के वेतन का अनुपात कितना है, 2:3 है। लेकिन जब दोनों के वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि होती है तो अनुपात, नया अनुपात कितना हो जाता है आपका, 35:50 हो जाता है। कितना हो जाता है, 35:50 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो को जो है नज़दीक लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों के अंतर से गुना कर देंगे। जैसे कि दोनों का अंतर कितना है, 3 में से 2 गया 1, तो 1 से यहाँ पर गुना कर देंगे। और 35 और 50 में डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, तो 15 का अंतर है, तो 15 ऊपर की ओर गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 तिया आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नीचे 1 से गुना करेंगे तो आपका उतना ही 35:50 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका रवि और सुमित का जो है नया अनुपात कितना आ गया, 30:45। और उसमें जो है 3,000 रुपये की वृद्धि हुई थी दोनों के प्रत्येक में, तो कितना अनुपात हो गया था, 35:50 हो गया था। तो यहाँ पर रेशियो में जब हम लोग गौर से देखेंगे, जब आप लोग यहाँ पर रेशियो में गौर से देखेंगे तो दोनों में देखने को हमें क्या मिलता है कि दोनों में कितने यूनिट की वृद्धि हुई है, 5 यूनिट की वृद्धि हुई है। कितने यूनिट की, 30 यूनिट से कितना हो गया, 35 यूनिट हो गया आपका। 45 यूनिट से कितना हो गया, 50 यूनिट हुआ। यानी कि दोनों में कितने वृद्धि हुई, 5 यूनिट की वृद्धि हुई। तो यही जो 5 यूनिट की वृद्धि हुई वो कितने रुपये के बराबर है, 30,000 रुपये के बराबर है। यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितने रुपये है, 30,000 रुपये। कितने रुपये, सॉरी 30,000 नहीं, 3,000 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से जब 30,000 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 छक 30 यानी कि 600 बार में। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया, सुमित का नया वेतन क्या है। तो सुमित का जो है नया वेतन यूनिट में कितना था, तो 50 यूनिट जो है कितना था, सुमित का नया वेतन 50 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 600 रुपया, तो 50 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 से गुना करेंगे। तो 600 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×5 30 पे 3 शून्य। यानी कि सुमित का जो है नया वेतन कितना था, 30,000 रुपये था। कितना था, 30,000 रुपया था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का क्या किया, भुगतान किया। फिर बोला गया क्वेश्चन में आगे कि उन्होंने पहले 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 6% की दर से और अगले 3 वर्षों के लिए 9% की दर से। फिर आगे बोला गया कि और बाकी की अवधि के लिए, और जो है जितना जो है बचा हुआ समय है बाकी अवधि के लिए 14% की दर पर जो है क्या किया, कुछ रकम जो है उधार ली थी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उसने कितनी रकम जो है क्या ली थी, उधार ली थी। यहाँ पर आपका 13,300 रुपये क्या दिया गया है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दिया गया है। और टोटल समय यहाँ पर कितना दिया गया, 9 वर्ष दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि 2 वर्षों के लिए 6% की दर से ब्याज पर दिया गया था कुछ पैसा जो है 2 वर्षों के लिए 6% की दर से ब्याज पर दिया गया था। यानी कि अगर 1 साल में 6% ब्याज लगता है, 1 साल में अगर 6% ब्याज लगता है तो 2 साल में कुल कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा। 1 साल में अगर 6% ब्याज लगता है तो 2 साल में कितना लगेगा, 6 दूनी 12%। यानी कि 2 साल में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत ब्याज के रूप में देने होंगे, 12% ब्याज के रूप में देने होंगे। फिर बोला गया कि अगले 3 वर्षों के लिए जो है 9% का ब्याज लगता है।
यानी कि अगर अगले 3 वर्षों में से एक वर्ष में अगर 9% का ब्याज लगता है तो कुल 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, तो 9 या 27%, अगले 3 साल में कुल मिलाकर 27% ब्याज लगेगा। फिर बोला गया कि बाकी की अवधि के लिए, तो टोटल जो यहाँ पर समय कितना हो गया, 2 वर्ष के लिए यहाँ पर लगा दिया गया आपका, 3 वर्ष के लिए यहाँ पर लगा दिया गया, यानी कि 3 और 2 टोटल जो है 5 वर्ष के लिए अभी तक जो है क्या किया गया, ब्याज पर लगा दिया गया था। लेकिन टोटल जो है कितने समय के लिए ब्याज पर लगाया जाएगा, 9 वर्ष के लिए। तो अभी तक कितने वर्ष के लिए ब्याज पर लगा चुका है, 5 वर्ष के लिए लगा चुका है, यानी कि 4 साल के लिए और ब्याज पर लगाएगा वो पैसा। तो जो 4 साल बाकी समय बचा हुआ है वो कितने प्रतिशत की दर से ब्याज पर लगाया है, तो 14% के प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर उस पैसे को लगाया है। यानी कि एक साल में अगर 14% ब्याज लगता है, एक साल में जो बाकी बचा हुआ 4 साल समय उसमें से एक साल में अगर 14% ब्याज के रूप में देना होगा, तो 4 साल में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत ब्याज के रूप में देगा, तो एक साल में अगर 14% तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 14 चौक 56% हो जाएगा। तो जब हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल रेट, यानी कि कुल मिलाकर 9 साल में कितने प्रतिशत ब्याज लगे वो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 और 27 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा, 39 और 56, 9 6 15, 5 3 8 1 9, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 95% हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 9 साल में 95% का क्या लगता है, ब्याज, साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट लगता है। यानी कि 95% बराबर आपका कितना दिया गया है यहाँ पर साधारण ब्याज, 13,300 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है, 95% बराबर 13,300 रुपये दिए गए हैं। तो आपको हमेशा सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमें निकालना क्या है, कि उसने जो है कितनी राशि उधार ली थी, यानी कि कितना जो है उसका मूलधन था। यानी कि प्रिंसिपल हमेशा खुद में कितने होते हैं, 100% होती है। कोई भी राशि खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो जब 95% का वैल्यू 13,300 रुपये, तो हमें क्या निकालना होगा, 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 19 से काटेंगे तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा। 19 से जब काटेंगे इसे तो 9 7 यहाँ पर 7 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 700 हो गया। हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए, तो 5% का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 700 रुपये आ गया। तो दोनों तरफ अगर हम लोग 20 से गुना कर दे, दोनों तरफ अगर हम लोग 20 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 25 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14,000, यानी कि 3 शून्य बैठ जाएगा। यानी कि 100%, यानी कि मूलधन जो है वो राशि जितना की रकम उधार ली थी कितनी थी, 14,000 रुपये थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें सारे दिए गए, क्या दिया गया, एक पुस्तक के प्रकाशन में हुआ विभिन्न व्यय, यानी कि जैसे कि प्रिंटिंग कॉस्ट इतना है, पेपर कॉस्ट आपका इतना है, बाइंडिंग यानी कि उसे जो है कवर ये सब किया गया है उसका जो है 20% है, रॉयल्टी आपका 15% है, और आपका प्रमोशन कॉस्ट यानी कि उसका प्रचार में कितने खर्च किए गए, 10% खर्च किए गए। इस तरीके से उसके जो है रकम का जो है प्रतिशत यहाँ पर बांट दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक के मुद्रण लागत के रूप में कितना रुपये का जो है भुगतान करना पड़ता है, 30,600 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। कितने रुपये का भुगतान करना पड़ता है, 30,600 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की लागत जो है कितनी होगी, यानी कि पेपर कॉस्ट कितनी होगी, ये आपसे
पूछा जा रहा है। और 30,600 रुपये जो दिया गया वो क्या दिया गया, प्रकाशक का मुद्रण लागत, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया, प्रिंटिंग कोस्ट दिया गया। तो प्रिंटिंग कोस्ट जो है, प्रिंटिंग कोस्ट जो है आपका कितना दिया गया, 20% दिया गया है। और आपसे पेपर कोस्ट जो है क्या पूछा जा रहा है कि पेपर कोस्ट अगर 25% है तब उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, पेपर कोस्ट का वैल्यू कितना दिया गया, 30,600 रुपया दिया गया, यानी कि 20% का वैल्यू कितना दिया गया, 30,600 रुपया दिया गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, 0 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 दूनी 30, यहाँ पर 3 0, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1530 रुपया आ गया। हमें चाहिए क्या, पेपर कोस्ट चाहिए, यानी कि कागज की लागत चाहिए। तो कितना है कागज की लागत, 25% है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पेपर कोस्ट यानी कि कागज की लागत आ जाएगी। तो 25% बराबर यहाँ पर गुना करेंगे तो 25 तिया 75 हो गया आपका, 25 25 125, यहाँ पर 25 जोड़ेंगे तो 5 7 5 12, 5 2 7 1 8 2 1 3, यानी कि 38,250 रुपया आपका क्या आ जाएगा, कागज की लागत आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी, कागज की लागत कितनी, 38,250 रुपया की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये जो आपका क्या था, प्रिंटिंग कोस्ट था, ये जो आपका क्या था, पेपर कोस्ट था। ये जो आपका प्रिंटिंग कोस्ट था, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या था, पेपर कोस्ट था, यानी कि कागज की, यहाँ पर जो है छापने की लागत, यहाँ पर कागज की लागत थी। तो यहाँ पर आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। दोनों का जो है रेशियो में कुल कितने अनुपात दिया गया है, तो 3 2 5 यूनिट दिया गया, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू जो है टोटल लीटर में कितना दिया गया, 60 लीटर दिया गया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पानी जो है कितने लीटर थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पानी जो है कितने यूनिट यहाँ पर थे, 3 यूनिट थे। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 लीटर है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि उस मिश्रण में 36 लीटर क्या था, पानी था, यानी कि वाटर था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि परिवार में 2 जो है दादा दादी है, 3 जो है माता पिता और 4 जो है पोती पोतियां हैं। तो आपका क्वेश्चन में दिया गया है फिर आगे कि दादा दादी की औसत आयु कितनी है, 65 वर्ष है। फिर बोला गया कि माता पिता की जो है औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष है। फिर बोला गया कि पोती पोतियों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परिवार का औसत आयु यानी कि फैमिली का एवरेज एज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दादा दादी का औसत आयु कितना, 65 वर्ष है। अब कुल मिलाकर कितने दादा दादी थे, 2 दादा दादी थे। औसत जो है दादा दादी की कितनी है, 65 वर्ष है। अब कुल जो है कितने दादा दादी थे, 2 दादा दादी थे, यानी कि दादा दादी का कुल मिलाकर जो है कुल कितनी उम्र हो जाएंगे, तो दादा और दादी का कुल मिलाकर कितनी उम्र हो जाएंगे, तो 2 × 2 दादा दादी थे और औसत आयु 65 वर्ष है। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, दादा दादी की कुल आयु, यानी कि 65 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 130 साल हो जाएगा। फिर बोला गया कि माता पिता यानी कि फादर मदर की जो है टोटल जो है कितने माता पिता थे, 3 माता पिता थे और उनकी औसत आयु कितनी थी, 32 साल थी। कुल मिलाकर कितने माता पिता थे, 3 माता पिता थे और औसत आयु कितनी थी, 32 थी। तो कुल मिलाकर जो है माता पिता की कुल आयु कितनी थी, तो 32 दिया करेंगे गुना से, तो 32 दिया कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। फिर बोला गया कि पोती पोतियों का औसत आयु यानी कि पोती पोतियों का औसत आयु जो है कितना, 8 वर्ष है। कुल मिलाकर कितने पोती पोतियां थी, तो 4 पोती पोतियां थी। तो 4 पोती पोतियां थी और उनकी जो है औसत आयु कितनी थी, 8 थी। तो जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
32 हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर पोती पोतियों का जो है कुल मिलाकर आयु कितनी थी, 32 थी। तो सभी को क्या करेंगे, योग यानी कि सम करेंगे। यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 3 12 13 15 कितना हो गया आपका 13 और 12 आपका हो गया 25 हो गया। यानी कि 258 जो है क्या आ गया, दादा दादी माता पिता और पोती पोतियों का कुल आयु आ गया। तो यहाँ पर जो है 258 क्या आ गया आपका टोटल एज, यानी कि कुल मिलाकर कितने आयु के थे सभी मिलाकर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उससे जो औसत आयु निकालने के लिए टोटल जो है कितने थे, तो 2 जो है दादा दादी थे, कुल मिलाकर कितने थे, 2 दादा दादी थे, 3 माता पिता थे, 4 पोती पोतियां था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 सभी को जोड़कर उससे क्या करेंगे 258 को डिवाइड कर देंगे, तो आपका औसत आयु यानी कि एवरेज एज निकल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितना है, तो 4 3 7 2 9 है। कितना है, 4 3 7 2 9 है। तो यहाँ पर 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 8 24, 1 बचा 3 6 18, यानी कि 86/3। तो पूर्णांक में आंसर आएगा, तो पूर्णांक में करेंगे तो 28 3 84 होता है आपका, 2 बच जाएगा तो 2 यानी कि 28.2/3 वर्ष जो है क्या आ जाता है, कुल मिलाकर औसत आयु यानी कि एवरेज एज आएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि एक हॉल जो है 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। फिर बोला गया यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हॉल का आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पर जैसे मैं एक फिगर बना देता हूँ रूम की तरह, आपको यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा आपको, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर से मिल गया, ये आपका मान लीजिए ये आपका क्या बन गया, एक कमरा बन गया। ये आपका क्या है, एक कमरा है जिसकी लंबाई यानी कि लेंथ कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई। कितनी दी गई, 15 मीटर दी गई। और इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कितनी दी गई है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी दी गई है, 12 मीटर दी गई है। फिर बोला गया है कि इसके जो है फर्श और छत, ये जो है ऊपर का आपका ये भाग दिख रहा हुआ क्या आपका है, छत है, और नीचे ये आपका क्या है, फर्श है। तो ये जो है फर्श और छत के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्या बोल रहा है, 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि ये जो है 4 दीवार, ये जो आपका इधर जो है ये आपका एक पीछे हो गया, एक सामने होगा, एक आपका ये इधर हो गया, ये आपका इधर हो गया, यानी कि टोटल जो है कितने दीवार है, 4 दीवार है। तो इन 4 दीवारों के क्षेत्रफल का योग जो है किसके बराबर होगा, इन दोनों फर्श और छत के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है इस कमरे की हाइट निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट हमें चाहिए, क्योंकि तभी आप क्या निकाल सकते हैं, हॉल का आयतन निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा हॉल है उसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि हॉल का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ गुना हाइट होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो कमरे की यानी कि हॉल की लंबाई तो दी गई है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई भी दी गई है, लेकिन हमें यच यानी कि ऊंचाई निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि फर्श और छत के क्षेत्रफल, तो फर्श और छत का क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा, तो ये जो आपका फर्श दिख रहा है, ये जो आपका नीचे फर्श दिख रहा है वो आपका क्या एक तरीके से रेक्टेंगल है, यानी कि एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसके फर्श का यानी कि फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 15 × 12, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 12 कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, फर्श का क्षेत्रफल आ गया। प्लस अब आपका क्या करना है, जो आपका फर्श का क्षेत्रफल है वही आपका क्षेत्रफल क्या होगा, वही आपका ऊपर का जो है ये वही आपका क्या हो जाएगा,
आपका छत का क्षेत्रफल होगा। जितना आपका फर्श का क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल आपका किसका होगा, छत का होगा। यानी कि क्या कर देंगे, जब 2 से गुना कर देंगे तो फर्श और छत का कुल क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, 18 दूनी 360 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, कुल मिलाकर फर्श और छत का क्षेत्रफल आ गया, जो कि किसके बराबर बोल रहा है, किसके बराबर बोल रहा है, 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर बोला जा रहा है। तो किसी भी हॉल या फिर किसी भी कमरे के 4 दीवारी के क्षेत्रफल का जब फार्मूला, जब आपसे एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना क्या हो जाता है, आपका ऊंचाई होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी कमरे या फिर किसी हॉल के 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है आपका, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो 2 तो यहाँ पर लिख देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 15 प्लस 12, तो 15 12 आपका कितना हो गया, 27 हो गया, 15 12 कितना हो गया, 27 हो गया, इनटू क्या करेंगे, ऊंचाई, यानी कि हमें ऊंचाई निकालना है, यानी कि यस से उसे डिनोट कर देंगे। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, इस जो है हॉल की क्या निकल, हमें पता चल जाएगी ऊंचाई यानी कि हाइट पता हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, काटेंगे यहाँ पर, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36 यहाँ पर आपका चला गया, 2 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, यानी कि हाइट आपका कितना आ गया, ऊंचाई आपका कितना आ गया, h बराबर 20/3 आ गया, यानी कि उस हॉल की ऊंचाई कितनी है, 20/3 मीटर है। तो अब हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है। पूछा आपसे क्या जा रहा है, हॉल का आयतन पूछा जा रहा है। आयतन का फॉर्मूला निकालने के लिए अभी मैं आपको बताया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या करेंगे, लंबाई, तो लंबाई कितना दिया गया, 15 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया, 12 मीटर, और ऊंचाई कितना लाया गया हम लोग के द्वारा, 20/3 मीटर लाया गया। तो ऊंचाई यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20/3। तो 3 से 12 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 चौक 12 आपका हो गया, 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 दूनी यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि आपका टोटल कितना आ जाएगा, 1200 मीटर क्यूब आ जाएगा। किसका आ जाएगा, यानी कि इस जो है ये जो हॉल का आयतन कितना आपका आ गया, 1200 मीटर क्यूब। इस जो है प्रश्न का आंसर यानी कि इस हॉल का आयतन जो है कितना आया, 1200 मीटर क्यूब इस हॉल का आयतन आया। तो इस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि मामला ए, एक दुकान में लाभ लागत का 340% है। कितना प्रतिशत है, 340% है। फिर बोला गया कि मामला बी जो है, यदि लागत जो है 32% बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य क्या रहती है, स्थिर रहती है। उसके जो है लागत में तो वृद्धि होती है लेकिन जितना में उसने पहले बेचा था उतना ही में जो है क्या कर रहा है, अभी भी बेच रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए में जो है बोला क्या गया, यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, पहले यहाँ पर प्रॉफिट लिख देते हैं, सीपी लिख देते हैं, एसपी लिख देते हैं। प्रॉफिट, पी से आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ, सीपी से कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एसपी से सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आपका हो गया। यहाँ पर जो आपको सबसे पहले बोला क्या गया कि एक दुकान में जो है लाभ जो है लागत का 340% है। यहाँ पर 340 को जब 340% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 34/10 लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, 34/10 लिख सकते हैं। यानी कि 10 यूनिट की कोई वस्तु पर 34 यूनिट का लाभ हुआ। यानी कि किसी वस्तु का दाम अगर 10 यूनिट था तो उसे लाभ जो है कितने का हुआ, 34 यूनिट का लाभ हुआ। यानी कि खरीदा 10 यूनिट में, उसे लाभ जो है कितना हुआ, बेचने पर 34 यूनिट का लाभ हुआ। यानी कि कुल मिलाकर उसे बेचा होगा कितने में, तो 34, यानी कि जितना खरीदा था प्लस 10 रुपया, 34 रुपये का लाभ, यानी कि 34 + 10 कुल मिलाकर 44 यूनिट में उसे क्या कर दिया होगा, उसने बेच दिया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि यहाँ पर 10 यूनिट में 340%, जब फ्रैक्शन में हम लोग चेंज किए तो 34/10 लिखा हम लोगों ने। यानी कि 10 यूनिट की कोई वस्तु है, 34 यूनिट की उसमें लाभ होता है, यानी कि 10 यूनिट का कोई वस्तु है, 34 यूनिट का लाभ पर बेचा गया, यानी कि कुल मिलाकर उसे बेचा कितने में गया, तो 44 यूनिट में बेचा गया, क्योंकि प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य होता है। यानी कि 44 यूनिट में क्या किया गया, उसे बेचा गया। फिर बोला गया कि उसके लागत में अगला बार जो है, ये जो है आपका क्या हो गया मामला, यानी कि मान लेते केस ए है, लेकिन केस बी में दूसरी बार जो है बोला गया कि उसके लागत में क्या हो जाती है, 32% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर पहले उसने 10 यूनिट में खरीदा था, पहले अगर उसने 10 यूनिट में खरीदा था, तो अब क्या हुआ, उसमें 32% की वृद्धि हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितने यूनिट की वृद्धि हो गई। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 10 यूनिट का 32% निकालेंगे। तो 10 यूनिट का 32% कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। आप अगर निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 10 × 32/100, एक शून्य चला गया, 3.2 आ जाएगा। यानी कि सीपी में जो है कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, 3.2 यूनिट की वृद्धि हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य जो है पहले 10 यूनिट था, 32% की उसमें वृद्धि हुई, यानी कि 3.2 यूनिट की वृद्धि हो गई। लेकिन पहले अगर 44 यूनिट में उसने अगर बेचा था, तो अब भी जो है क्या कर रहा है, 44 यूनिट में ही बेच रहा है। लेकिन अब जो है उसे खरीदा कितने में है, 10 यूनिट में पहले खरीदता था, 10 यूनिट में पहले खरीदता था, अब जो है 3.2 की उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि नया क्रय मूल्य कितना हो गया, 13.2 यूनिट का हो गया। यानी कि नया एसपी भी पता है, नया क्रय मूल्य भी पता है। तो हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं कि कितना उसे जो है दूसरी बार जो है बेचने में उसे कितना लाभ हुआ होगा। तो 44 - 13.2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 44 - 13 पॉइंट करेंगे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30.8 आ जाएगा। यानी कि आपका नया क्रय मूल्य कितना आ गया, 30.8 यूनिट रुपया। क्योंकि यहाँ पर जो है सीपी में 3.2 यूनिट की वृद्धि हुआ, यानी कि 13.2 यूनिट में उसने खरीदा। लेकिन बेच रहा जैसे पहले 44 यूनिट में बेचा था, अभी भी 44 यूनिट में ही बेच रहा है। तो अगर उसने 13.2 यूनिट में खरीदा, 44 यूनिट में बेच दिया, तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, तो 44 - 13.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30.8। यानी कि उसे 30.8 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रय मूल्य जो है लगभग जो है कितना प्रतिशत लाभ है, यानी कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है। यानी कि अब हमें लाभ प्रतिशत किस पर पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पर पूछा जा रहा है। यानी कि 30.8 यूनिट का लाभ हुआ, किस पर जो है अब लाभ निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है, विक्रय मूल्य पर। यानी कि विक्रय मूल्य कितना था, 44 यूनिट था। परसेंट में इसे चेंज करना तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। शून्य चला गया, 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 अठी 88, 4 से काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा। यानी कि 7 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। यानी कि दूसरे मामला यानी कि केस बी में उसे जो है विक्रय मूल्य पर, यानी कि विक्रय मूल्य के हिसाब से 70% का लाभ होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वह 25 किलोमीटर अधिक चला होता है। यानी कि जब उसकी चाल 10 किलोमीटर से बढ़कर 15 किलोमीटर हो जाती है, तो उसे वह जो है उतने ही समय में, जितना समय में पहले जो है ये जितना दूरी जो है तय करना है, उतने ही समय में जो है 25 किलोमीटर और जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर और अधिक दूरी तय कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसके द्वारा की गई यात्रा की वास्तविक दूरी क्या है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि कितने समय तक उन्होंने ट्रैवल किया था। हमें क्या निकालना होगा, कितने समय तक उन्होंने जो है ट्रैवल किया था। तो यहाँ पर जो है समय निकालने के लिए आपको क्या किया जाता है,
मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटा चाल होता है, या फिर दूरी बराबर आपका क्या बोल सकते हैं दूरी बराबर चाल इंटू समय बोल सकते हैं। दोनों एक ही फॉर्मूला, आप चाहे तो दोनों याद रख सकते हैं या फिर आप एक भी याद रखेंगे तो चलेगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है। क्या होता है चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितने समय तक जो है उन्होंने ट्रैवल किया था। तो कुल मिलाकर जो है कितना अधिक ट्रैवल कर लेता है, हमें निकालना कितना है समय निकालना है। तो दोनों मिलाकर जो है दोनों मिलाकर नहीं, दोनों जो है जब अलग अलग चाल से जो है चलते, यानी कि जब उसकी चाल बढ़ जाती है तो कितना दूरी जो अधिक तय कर लेता है 25 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर लेता है। तो चाल में जो है कितने का परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन कितना हो गया 25 किलोमीटर का, और चाल में कितने का परिवर्तन हो गया 5 किलोमीटर का, क्योंकि 15 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो समय बराबर अभी आपको क्या बोला गया दूरी, तो दूरी कितना 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया, और चाल जो है उसका कितना बढ़ा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बजाई, यानी कि 5 नीचे लिखेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा समय निकल जाएगा। 25 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 घंटा आ जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति जो है कुल मिलाकर 5 घंटा चलता है। कितना घंटा चलता है 5 घंटा चलता है। तो पूछा आपसे क्या जा रहा है कि वास्तविक दूरी क्या थी, तो उसका जो है वास्तविक चाल क्या है, वास्तविक चाल आपका क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वास्तविक समय आपको अब यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं कि वास्तविक समय कितना है 5 घंटा, और वास्तविक चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी आपको बताया गया कि दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है चाल। तो चाल आपका कितना है, वास्तविक चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका वास्तविक समय कितना आया 5 घंटा है। तो कुल मिलाकर कितनी दूरी चलेंगे तो 10 × 5 = 50 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि वास्तविक चाल से उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी 50 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है, ये आपके पहले वाले ही ग्राफ है। सभी यहाँ पर जो है सभी खर्च का जो है यहाँ पर पुस्तक के प्रकाशन में सभी अलग अलग प्रकार के खर्च है, उसके यहाँ पर जो है प्रतिशत खर्च में दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिल्दसाजी या फिर बाइंडिंग यानी कि बाइंडिंग यानी कि कवर लगाने का जो है टोटल कितने प्रतिशत है, यानी कि बाइंडिंग का जो है कितने प्रतिशत है 20% है, जो कि यहाँ पर क्या बोला गया जिल्दसाजी या फिर बाइंडिंग दोनों एक ही है। कवर लगाने पर जो है व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कोण क्या है, यानी कि इस पूरे सर्कल में 20% क्या होता है 20% जो है क्या होता है आपका बाइंडिंग यानी कि जिल्दसाजी में लगते हैं 20% कॉस्ट। तो कुल मिलाकर जो है कुल कॉस्ट कितना लगता है 100% लगता है। और कुल जो है एक सर्किल कितने कोण का होता है, कोई भी एक सर्कल जो है कितना कोण बनाता है तो 360 डिग्री बनाता है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सर्किल एक पूरा सर्किल जो है कितना कोण बनाता है, तो पूरा एक सर्कल जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 360 डिग्री का 20% जगह जो है क्या लेता है 20% जगह क्या ले रहा है जिल्दसाजी उसका जगह ले रहा है। यानी कि क्या निकालेंगे हम लोग 360 डिग्री का 20% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आज आपका आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 × 25 = 100, 5 से 360 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, यानी कि आपका कितना आ गया 72 डिग्री कोण आ गया। यानी कि जिल्दसाजी के लिए जो है कितना डिग्री कोण जो है इस ग्राफ में दिया गया 72 डिग्री के कोण का जगह छेदता है इस ग्राफ में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया है कि यदि x + 4 x + 5 x + 7 और x + 9 अवलोकन का माध्य यानी कि मीन कितना है 9 है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य यानी कि मीन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा सभी संख्या का, यानी कि पहले तो तीसरी चौथी और पांचवी संख्या का क्या निकालना होगा, यानी कि अंतिम 3 संख्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक निश्चित वैल्यू निकालना होगा। तो निश्चित वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा
यक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो यक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारों संख्याओं को, ये जो है पांचों संख्या दी गई है उनका क्या करेंगे, यहाँ पर योग कर देंगे। तो टोटल यक्स यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 यक्स है। टोटल यक्स कितने हैं, 5 यक्स है। और यहाँ पर अंक जो है और कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 5 4 9 16 9 आपका कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि टोटल जो है कुल संख्याओं का योग कितना है, 5 यक्स प्लस 25 है। इसका यहाँ पर क्या दिया गया, माध्य यानी कि मीन कितना दिया गया, 9 दिया गया। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग और जो टोटल नंबर है उस संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, माध्य यानी कि मीन निकल जाएगा। तो टोटल नंबर यहाँ पर कितना, 5 नंबर है। तो कुल संख्याओं का योग बटा टोटल नंबर, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, माध्य यानी कि मीन हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 5 45 हो जाएगा। 45 25 आपका इधर चला जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 यक्स बराबर आपका कितना हो गया, 45 में से 25 गया तो 20 यक्स। जब 5 से 20 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अंतिम 3 संख्या यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या का निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यक्स एक अंक जो है कितना, यक्स प्लस 5 है। तो यक्स का वैल्यू अगर 4 है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या है, यक्स प्लस 7 है। तो यक्स अगर 4 है तो 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। और अगर आपका यक्स का वैल्यू 4 है तो यक्स प्लस 9 यानी कि 9 4 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तीनों का पूछा क्या जा रहा है, माध्य पूछा जा रहा है। तो माध्य निकालने के क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का योग करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर कितना है, 3 है। यहाँ पर जो क्या करेंगे, फिर तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 और 9 20, 20 और 13 आपका कितना हो जाता है, 33। 33 बटा नीचे 3 है, 33 को जब 3 से काटें कितना बार में चला जाएगा, 11 बार में चला जाएगा। यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का माध्य यानी कि मीन कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मेंबर्ड-मार्श थ्योरम पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए बॉड-मास थ्योरम आपको पता होना ही चाहिए। बॉड-मास थ्योरम आपका होता क्या है, बी से आपका हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट। ओ से ऑफ दिया हुआ रहता है, हिंदी में का दिया हुआ रहता है। डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि बॉड मास में बी आपका पहले है तो बी से ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट का पहले हल करेंगे, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का। यानी कि बॉड मास थ्योरम के हिसाब से जो आपका पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे और जो बाद में दिया गया उसे क्या करेंगे, बाद में हल करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को क्या करते हैं, हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, 4 पर पावर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चक 16, और 16 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 होगा। फिर 20 को क्या बोला जा रहा है, 5 से भाग देंगे। 20 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इतना पूरा हल करने पर कितना आया, 4 आया। फिर आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। 5 दूनी यानी कि यहाँ पर गुना है तो इसे हल कर लेंगे तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। फिर आगे क्या है, 3 ऑफ 4 है तो इसे क्या करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, हिंदी में का दिया हुआ रहता है। और इसका साइन क्या होता है, गुना यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो इसे गुना करेंगे तो 4 3 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो गया, 10 4 14, 14 में से 12 गया तो आपका कितना हो गया, 2 आ गया। यानी कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर कितना आंसर आया, तो 2 आंसर आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को आप हमेशा जो है सावधानी पूर्वक बनाए करेंगे क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो इसे जो है बनाने का सबसे पहले आपको तरीका पता होना चाहिए कि एक संख्या क्या दी गई है, 47, दूसरी संख्या 95 दी गई है और तीसरी संख्या 187 दी गई है।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं का एक दूसरे का क्या निकालेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। जैसे कि क्या करेंगे, 47 और 95 का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। तो 95 में से 47 गया तो आपका कितना बचेगा, 45, और 3 आपका कितना हो गया, 48 हो गया। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 48। अब हम लोग क्या करेंगे, 95 और 187 का अंतर यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। तो 95 और 187 का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना होगा, तो 87 या 5 आपका कितना हो गया, 92 हो गया। कितना हो गया आपका, 92 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 47 और 187 का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। तो 187 में से सब 47 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 140 आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर लिया हम लोगों ने, तीनों संख्याओं का एक दूसरे से क्या निकाल लिए, डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल लिए। तो जो आपका यहाँ पर अंतर आया, जो आपका यहाँ पर अंतर आया, इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। वही संख्या क्या होगी, वही संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर समान शेष आपको देगी। तो यहाँ पर जो आपका HCF आएगा, वही संख्या से आपको क्या करना होगा, इन संख्याओं को विभाज्य करना होगा। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, HCF यानी कि महत्तम निकालेंगे। किसका, 48 का, 92 का, 140 का। यहाँ पर HCF निकालने से बेहतर है, यहाँ पर क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से देख लेंगे, जिस भी संख्या से तीनों संख्या कटेगी वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 से देखेंगे तो 48 कट रहा है, 12 चौका 48, 92 भी आपका कट रहा है, आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 से आपका कट रहा है। फिर आपका 140 भी कट रहा है, यानी कि 4 आपका हो सकता है। बाकी भी आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 9 से 48 काटेंगे तो 9 से 48 नहीं कट सकते, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। 13 से काटेंगे तो 13 से भी 48 से नहीं कटता, यानी कि आपका 3 भी नहीं होगा ऑप्शन। 7 से काटेंगे 48 को तो 7 से भी नहीं कटता है, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो रहा है, जो कि 140, 48 और 92 का HCF आने का सही है। यानी कि आपका तीनों का HCF कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर अगर इसे आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करके देख सकते हैं कि जब 4 से तीनों संख्याओं को 4 से विभाजित करते हैं तो आपका शेष जो है समान आ रहा है या नहीं। इसे आपको जो है चेक करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका शेष, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 44 3 शेष आता है, यहाँ पर 92 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 3 शेष आता है। यहाँ पर जो 187 को जब भाग देंगे तो 4 चक 16, 4 चक 16 आपका 2 बचा, 4 छक 24, तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 3 ही आ रहा है। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि तीनों का HCF कितना होगा, 4 ही होगा। यानी कि 4 वो संख्या जो कि 47, 95 और 187 को भाग देने पर तीनों को जो है समान शेष बचता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल, और एक त्रिभुज है जिसकी आधार की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई, उसका एरिया जो है उस सर्कल यानी कि उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो त्रिभुज की अनुरूप ऊंचाई यानी कि उस त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इस मैथ को बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्किल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो सर्कल का क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या बोला जा रहा है, आपस में बराबर है। यानी कि सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा आपका, पाई आर, यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया, रेडियस कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा,
अठी अठी 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अठी अठी 64 हो जाएगा, जो कि किसके क्षेत्रफल के बराबर है? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? हाफ इंटू बेस यानी कि आधार का जो है यहाँ पर लंबाई कितना दिया गया? 8 सेंटीमीटर दिया गया, और ऊंचाई हमें क्या करना है? निकालना है। और दोनों यहाँ पर, इधर हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर आपका हो गया सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? हाइट यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई निकल जाएगी। 8 से काटेंगे 64 को तो 8 बार में चला जाएगा, यानी कि हाइट आपका कितना आ गया? 8 दूनी 16 पाई आ गया। कितना आ गया आपका ऊंचाई? 8 दूनी 16 पाई सेंटीमीटर आ गया इस त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है कि 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु जो है कितनी है? 28 वर्ष है। यानी कि 11 सदस्य वाली क्रिकेट टीम है, उसके जो है कप्तान की आयु यानी कि कैप्टन की आयु जो है कितनी है? 28 साल है। फिर बोला गया कि हर एक टीम में एक विकेट कीपर भी होते हैं, तो बोला गया कि विकेट कीपर जो है उससे जो है 4 वर्ष बड़ा है। किससे? कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यानी कि विकेट कीपर जो है कितने वर्ष का है? तो कप्तान से कितने वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष बड़ा है। यानी कि 4 वर्ष बड़ा, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कि कप्तान का जो है कितने वर्ष का? 28 वर्ष का, और विकेट कीपर कितना है? 32 वर्ष का है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों का, यानी कि इधर जो है कितने खिलाड़ी हो गए? 2 खिलाड़ी हो गए। टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं किसी भी टीम में? 11 खिलाड़ी होती है। यानी कि अगर इन 2 खिलाड़ियों का, तो बाकी बचा कितना? 9 खिलाड़ी बचा। एक खिलाड़ी कैप्टन है, एक खिलाड़ी विकेट कीपर है, टोटल खिलाड़ी 11 होते हैं। तो कुल मिलाकर जो है बचे अब खिलाड़ी कितने? अगर कैप्टन और विकेट कीपर को हटा दिया जाएगा तो 9 खिलाड़ी बचे उस टीम में। तो वही बोला गया, तो बाकी बचे खिलाड़ी यानी कि बाकी बचे 9 खिलाड़ियों का औसत आयु जो है पूरे टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। यानी कि अगर पूरे टीम का एवरेज यानी कि एवरेज एज जो है, एवरेज एज अगर यक्स है, हम लोग क्या मान लेते हैं? एवरेज एज यानी कि औसत आयु अगर यक्स है, तो ये जो है 9 जो अगर कप्तान और विकेट कीपर को निकाल दिया जाता है तो नया एवरेज जो है कितना हो जाता है? यक्स माइनस 2 हो जाता है। अगर पूरे टीम का औसत आयु यक्स वर्ष है और विकेट कीपर और कप्तान को जब निकाल दिया जाता है तो उसके औसत आयु में कितना क्या हो जाता है? 2 वर्ष की कम हो जाता है, यानी कि यक्स माइनस 2 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो टीम की औसत आयु क्या है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पर जो है टोटल खिलाड़ी कितना? 11 खिलाड़ी है। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु हम लोगों ने क्या माना? यक्स माना। यानी कि कुल मिलाकर 11 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 11 इंटू यक्स, यानी कि टोटल 11 यक्स क्या हो जाएगा? आपका कुल आयु हो जाएगी कुल प्लेयर की। उनमें से क्या बोला गया? कीपर और कप्तान का आयु निकाल दिया जाए तो कुल मिलाकर जो है कितना हो जाएगा आयु कप्तान और विकेट कीपर का? तो 28 और 32 आपका कितना हो गया? 60 हो गया। यानी कि कुल आयु में से जब कप्तान और विकेट कीपर के आयु को जब माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देते हैं तो क्या निकल गया? ये जो है बाकी 9 खिलाड़ी बचे, विकेट कीपर जब और कप्तान का आयु जो है कुल आयु से निकाल दिया जाएगा तो बाकी 9 बचे खिलाड़ियों का क्या निकल जाएगा? इधर कुल आयु हो जाएगा। तो बाकी 9 बचे खिलाड़ियों का जो औसत आयु कितना था? यक्स माइनस 2 हम लोगों ने यहाँ पर माना था। तो 9 खिलाड़ी है, उसका औसत आयु कितना? यक्स माइनस 2 है। इधर भी आपका क्या हो गया? कुल 9 बचे खिलाड़ियों का जो है क्या हो गया? कुल आयु हो गया। तो टोटल इधर भी 9 खिलाड़ी का बचे हुए कुल आयु, इधर भी टोटल जो है 9 खिलाड़ियों का बचे हुए कुल आयु हो गया। यहाँ पर से हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज यानी कि औसत आयु पूरी टीम का यहाँ पर निकाल लेंगे। यक्स का वैल्यू आएगा जो, वही आपका एवरेज एज होगा पूरे टीम का। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो 11 यक्स माइनस 60 बराबर 9 एक्स माइनस 9 दूनी 18। 9 एक्स को इधर भेजेंगे, 11 एक्स माइनस 9 एक्स बराबर 2 एक्स हो जाएगा। 60 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस 18 प्लस 60, तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 42 को, कितना बार में चला जाएगा? 21 बार में। यानी कि पूरे टीम की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष है, क्योंकि हम लोगों ने एवरेज एज शुरुआती क्या माना था? यक्स माना था। तो यक्स का वैल्यू कितना आया?
21 आया, यानी कि पूरी टीम की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका क्या है, पहले वाला ही ग्राफ है, इसमें सभी का क्या दिया गया, प्रोडक्शन का यहाँ पर जो है सारे कितने कितने खर्च हुए हैं, प्रतिशत में यहाँ पर वैल्यू दिया गया। तो देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक पर रॉयल्टी कागज रॉयल्टी पुस्तक पर रॉयल्टी जो है कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो रॉयल्टी में जो है कितने प्रतिशत खर्च किए गए थे, तो 15% खर्च किए गए थे। और कागज की लागत पर यानी कि पेपर कॉस्ट पर जो है कुल कितने खर्च थे, तो 25% खर्च थे। कुल कितने प्रतिशत खर्च थे, 25% खर्च थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि रॉयल्टी जो है कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर जो है कितने प्रतिशत कम है, तो कुल मिलाकर जो है 25 - 10 करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 10% कम है। किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है, पेपर कॉस्ट से, यानी कि कागज की लागत से, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, परसेंट हट गया। यहाँ पर चेंज को क्या बोला जा रहा है, कितने प्रतिशत कम हुआ, यानी कि वैल्यू जो आपका कमी का जो है प्रतिशत में पूछा जा रहा है। इसे परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रतिशत कमी कितनी हुई है वो आपका निकल जाएगा। यहाँ पर से तो 25 से काटेंगे 100 को तो 4 बार में चला जाएगा, तो 10 चौक कितना हो गया आपका 40 हो गया, यानी कि उसके पेपर के लागत में कुल मिलाकर 40% की क्या होती है, कमी होती है। किस में कमी होती है, सॉरी पेपर की लागत में नहीं, प्रिंटिंग कॉस्ट में कमी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर दिया गया है कि राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। फिर बोला गया कि यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 238 रुपये और देना होता, यानी कि अगर उसे 35% का छूट नहीं दिया गया होता तो उसे 238 रुपया और भुगतान करना पड़ता उस कुर्सी को खरीदने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। खुद में कितना होता है, 100% होता है। उसमें से बोला गया कि 35% क्या किया गया, उसमें छूट दिया गया, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया गया, 35% दिया गया, यानी कि 100% का सामान है, 35% का छूट दिया, यानी कि बेच कितने में दिया गया होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना, यानी कि उसे बेचा कितने में, 100% का सामान है, 35% का छूट, 100% के कोई सामान में 35% का छूट दिया गया तो कितने में बेचा होगा, तो 100 - 35 यानी कि कितने में बेच दिया गया होगा, 65% में बेच दिया गया होगा। यानी कि 100% पहले उसका दाम था, उस कुर्सी पर जो है फिर 35% का छूट दिया गया, यानी कि उसे 65% में बेच दिया गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 35% बराबर यहाँ पर रुपये में कितना दिया गया, 238 रुपये दिया गया है, यानी कि 35% बराबर कितना हो जाएगा, 238 रुपये हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि राज ने जो है कुर्सी खरीदा कितने में, तो खरीदा कितने में, 65% में खरीदा। कितने में खरीदा, 65% में खरीदा। तो यहाँ पर से हमें क्या निकालना होगा, 65% का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, इधर 7 से काटेंगे तो 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, यानी कि 5% का वैल्यू कितना आ गया, 34 रुपया आ गया। तो हमें क्या चाहिए कि राज ने जो है उस कुर्सी को खरीदा कितने में, यानी कि 65% का वैल्यू चाहिए। तो 65% का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, 13 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, यानी कि आपका 442 कितना हो जाएगा, आपका टोटल 442 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु को जो है उस राज ने उस कुर्सी को जो है कितने में खरीदा था, 442 रुपये में खरीदा था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि लोहे का एक खोखला पाइप 28 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है,
यानी कि कोई भी पाइप जो होता है क्या होता है, एक सिलेंडर नुमा होता है। क्या होता है, एक सिलेंडर नुमा होता है। कैसा होता है, एक सिलेंडर तरह का आपका होता है, यानी कि बेलन की तरह होता है, जिसकी ऊंचाई यानी कि हाइट आपकी कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर दी गई है। यानी कि ये मान लीजिए एक पाइप है। पाइप किस तरीके से होता है, एक आपका बेलन की तरह यानी कि सिलेंडर नुमा आकार का होता है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई, 28 सेंटीमीटर लंबी दी गई है। उसमें से बोला गया कि उसकी बाहरी व्यास यानी कि पूरे इसका जो है डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो r बराबर व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है। यानी कि व्यास अगर 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि उस पाइप की बाहरी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फिर आपसे बोला गया कि यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि पाइप की मोटाई है आपके इस तरीके से है, ये आपका क्या है, पाइप है, ये आपका पाइप है। इसकी जो है मोटाई, बीच में जो है क्या है, एक हॉलो सरफेस है, यानी कि बीच में क्या है, खाली स्थान है। पाइप में क्या रहता है आपका, पाइप जब आप देखे होंगे तो यहाँ पर क्या रहता है, बीच में खाली स्थान रहता है, थोड़ा यहाँ पर क्या रहता है, मोटा रहता है। तो ये जो पाइप की मोटाई दी गई है, कितनी दी गई है, बोला जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। फिर आगे आपसे बोला गया कि और लोहे का इस पूरे जो है पाइप जो है क्या है, लोहे का, और उस लोहे का वजन जो है क्या है, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है। क्या है, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है। यानी कि अगर उसका वॉल्यूम निकाला जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर जो है कितने ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा। तो पूछा जा रहा है कि टोटल पाइप का वजन कितना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। इस पाइप का क्या निकालना होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना होगा। तो किसी भी बेलन का आयतन यानी कि किसी भी सिलेंडर का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी सिलेंडर यानी कि किसी भी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर से आपका हो गया त्रिज्या, एच से हाइट यानी कि ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर जो है बोला क्या गया, यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, इस पूरे का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई को यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7 इंटू आपका हो जाएगा, इंटू जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया गया, 28 सेंटीमीटर दिया गया। लेकिन ये जो आपका रेडियस होगा, दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, हमें जो है इस पूरे का जो है क्षेत्रफल वॉल्यूम यानी कि आयतन नहीं चाहिए, हमें जो आयतन चाहिए वो जो है मात्र इतने का चाहिए। ये जो आपका जो है बचा हुआ, ये जो आपका लोहे का बना हुआ है, इसका ही जो है हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो हमें जो है क्या करना होगा, ये जो अंदर वाले सिलेंडर का है और ये जो बाहर वाले सिलेंडर का आयतन है, हमें जो है बाहर वाले सिलेंडर का आयतन में से इस छोटे अंदर वाले सिलेंडर के आयतन का क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हमें जो है क्या हो जाएगा, जो आपका जो है लोहे से बना हुआ भाग है उसका आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है पूरे जो है हॉलो सरफेस को हटाकर यहाँ पर जो है भरे हुए जिससे लोहे से बना हुआ उसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई इंटू एच। आर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आपका जो है यहाँ पर बाहर की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 माइनस अब क्या करेंगे, अंदर की जो त्रिज्या है, अंदर की जो त्रिज्या उसका क्या करेंगे, अंदर की त्रिज्या का स्क्वायर का माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा 5 है, इसकी मोटाई 2 है, तो अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर पूरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस जो है लंबाई, इसकी मोटाई जो है कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हल करेंगे इसे, 22/7 इंटू 28, 25 में से 9 गया तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 16 चौक आपका कितना हो गया, 64 हो गया। सॉरी 7 चौक कितना हो गया आपका, 28 हो गया। तो 16 चौक आपका कितना हो गया, 64। 64 इंटू क्या करेंगे, 22 करेंगे तो 64 दूनी 128 आपका यहाँ पर हो गया 128। हम लोगों ने शायद यहाँ पर कुछ गलत किया, यहाँ पर मैं एक नज़र यहाँ पर डालता हूँ। तो यहाँ पर नहीं, कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्या दिया गया था,
5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू दिया गया था। तो ये जो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन आ रहा है। तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, 8, 8 2 10, 12 1 13 1 14। यहाँ पर टोटल आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना आ गया, 1408 सेंटीमीटर क्यू आ गया। ये तो आपका गया टोटल वॉल्यूम, किसमें, सेंटीमीटर में। लेकिन 1 सेंटीमीटर जो है कितने ग्राम का था, 5 ग्राम का था। तो 1408 सेंटीमीटर क्यू का जो है टोटल कितने वजन हो जाएगा, तो टोटल वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 5 ग्राम है तो 1408 सेंटीमीटर क्यूब का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1408 इंटू 5 करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 8 25 40 हो जाएगा आपका, और 14 25 70 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो है कितने ग्राम हो जाएगा, 1740 ग्राम होगा। कितना होगा, 1740 ग्राम, यानी कि 7040 ग्राम होगा टोटल इस पाइप का। यानी कि यहाँ पर ये आपका पॉइंट नहीं होगा, ये आपका पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1740 ग्राम होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, इस पाइप का वजन 1740 ग्राम आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति ने अपने पूरे टाइपराइटर को 45 रुपये में बेचने की योजना बनाई है, जिस पर उसे जो है क्या होता है, 10% की हानि होगी। तो आगे आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो है उस टाइपराइटर को कितने रुपये में बेचना चाहिए। पहले जो है 10% के हानि में बेचा तो कितने में बेच दिया, 45 रुपये में बेच दिया। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है किसी भी वस्तु का खुद में क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। उससे बोला गया कि कितने में बेच दिया, पहले 10% की हानि पर, यानी कि 100% का कोई सामान जो है 10% की हानि यानी कि 90% में क्या किया, बेच दिया गया। लेकिन बोला जा रहा है कि 90% की जगह अगर, यानी कि 10% हानि की जगह 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 100% का सामान 20% का लाभ यानी कि 120% में बेचना चाहे तो उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो 90% का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया, 45 रुपया दिया गया। यानी कि 90% का वैल्यू कितना दिया गया है, 4500 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 10% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 9 से काटेंगे, 90 से 1% का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते थे। एक शून्य चला गया, 9 5 45, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। हमें चाहिए क्या, 120% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 120 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नया ESP यानी कि नया विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, 12 25 60, 600 रुपया हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो गया, बेसिक तरीका से हो गया। अगर आप इसे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो आप किस तरीके से बनाएंगे, जैसे 45 रुपये में क्या किया गया था, बेचा गया था। यानी कि 100% का सामान कितने में बेच दिया गया था, 90 में बेच दिया गया था। लेकिन अब उसे जो है नया कितने में बेचना चाह रहा है, 100% का सामान 20% लाभ में यानी कि 120% में बेचना चाह रहा है। इसे हल करेंगे तो 9 5 45, 50 बार में चला जाएगा, यानी कि 12 5 कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि ये 6000, यहाँ पर आपका कितना होगा, 100 यहाँ पर आपका होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 6000। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट तरीका हो गया। आप इसे बनाना चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बेसिक तरीका से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन की दो संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है। यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो बोला क्या जा रहा है, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 25 या 50% अधिक है। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है कितनी है, 100%। तो कोई भी संख्या खुद में हमेशा जो है आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी मार्क्ड प्राइस हो, CP हो, SP हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी संख्या खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो यानी कि अगर
तीसरी संख्या को 100% मानते हैं तो पहली संख्या जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तीसरी संख्या से 25% अधिक है। यानी कि तीसरी संख्या अगर 100% है तो पहली संख्या 25% अधिक यानी कि कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी। और फिर बोला गया कि दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 50% अधिक है। यानी कि अगर तीसरी संख्या 100% है तो दूसरी संख्या कितनी है, 50% अधिक यानी कि 150% है। अगर तीनों को अनुपात में चेंज करेंगे तो परसेंट हट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 25 छः 150, 25 चौक 100। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 5:6:4 आ गया। तो यहाँ पर पूछा आपसे क्वेश्चन में क्या जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात क्या है। यानी कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात क्या, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या यहाँ पर कितना है, 5 आया, और दूसरी संख्या यहाँ पर कितना आया आपका, 6 आया। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5:6। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 5:6 होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक जो है 1 या 9 है। क्या ढूंढना हमें कि 1 से 80 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनके इकाई अंक आपका क्या होता है, कोई भी संख्या, जैसे कि 19 दिया गया तो ये आपका यूनिट डिजिट हो गया, ये आपका टेंस डिजिट हो गया, यानी कि इकाई अंक हो गया, ये आपका दहाई अंक हो गया। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि 1 से 80 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 हो या फिर 9 हो, इकाई अंक क्या हो, 1 या 9 हो। तो जैसे कि 1 से यहाँ पर काउंटिंग करना है तो 1 में खुद तो इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है, 9 में भी आता है, फिर 11 में आता है, फिर 19 में आता है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक 1 से 10 के बीच, प्रत्येक 1 से 10 के बीच ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या में 1 आता है और दूसरी संख्या में क्या आता है, 9 आता है। यानी कि 1 से 10 के बीच कितनी संख्या है, 2 संख्या। उसी तरीके से 11 से भी 20 देखेंगे, 11 से भी 20 देखेंगे तो आपका क्या बनता है, 11 एक बनता है जिसमें एक जो है इकाई अंक में 1 आता है और 19 में जिसमें इकाई अंक में 9 आता है। यानी कि 11 से 20 तक में भी ऐसी 2 संख्या। यानी कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सभी 10-10 अंक पर जो है क्या है, 2-2 अंक ऐसे हैं जिनमें एक में 1 और एक में 9 अंक इकाई अंक देखने को मिलता है। तो 1 से 80 तक जो ऐसे कितने अंक हो जाएंगे, अगर 1 से 10 के बीच 2 अंक है ऐसे तो 1 से 80 तक कितने हो जाएंगे टोटल, तो 8 से गुना कर देंगे क्योंकि हमें 80 तक देखना है। तो टोटल जो है कितने बार आएगा, 8 बार। यानी कि टोटल जो है 8 दूनी 16 कितने बार हो जाएगा, 16 बार हो जाएगा। टोटल जो है 16 अंक ऐसे होंगे जिनमें यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। कितने अंक होंगे टोटल, ऐसे 16 अंक होंगे। यानी कि टोटल अंक कितने होंगे, 16 अंक होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो है कुल अंकों की संख्या नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत अंक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल अंक 16 है, परसेंट किस में से निकालना है, टोटल नंबर में से निकालना है। तो टोटल नंबर 1 से 80 तक टोटल नंबर कितना हो गया, 80 अंक हो गया। परसेंट में चेंज करना है तो 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो 20 चौक 80, 20 25 100, 4 से 16 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। यानी कि 4 25 आपका कितना हो गया, 20%। यानी कि 20%, 1 से 80 तक 20% ऐसे अंक है जिनमें इकाई अंक या तो 1 है या फिर 9 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि यदि 15 श्रमिक यानी कि 15 वर्कर जो है 10 दिन में 1800 रुपये क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। 15 वर्कर जो है 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8 दिनों में 5 श्रमिक जो है कितने रुपये अर्जित करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर बाई क्या हो जाता है, नीचे वर्क हो जाता है, या फिर आपका जब पैसा दिया हुआ रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर
यहाँ पर आपका अगर आपका जैसे कि यहाँ पर पैसा दिया गया तो नीचे आपका वर्ग काम की जगह क्या लिखाएगा, पैसा लिखा जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, बराबर होता है m2 यानी कि आदमियों की संख्या इंटू डेज 2 यानी कि डी से दिनों की संख्या आवर 2 और नीचे आपका क्या हो गया, वर्क 2। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एमडीएच फार्मूला से इसे आप याद रख सकते हैं। क्या होता है आपका, एक एमडीएच फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगर क्वेश्चन में एच यानी कि घंटों की संख्या नहीं दी गई होगी तब भी आप इस फार्मूला पर वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। यहाँ पर जो आदमियों की संख्या कितनी दी गई है, 15 दी गई है, तो यहाँ पर आदमियों की संख्या क्या लिख देंगे, 15 इंटू दिनों की संख्या कितनी दी गई है, 10 दी गई है। घंटा नहीं दिया गया तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हटा सकते हो उसे, मतलब कि जरूरी नहीं है कि घंटा रहना ही चाहिए। यहाँ पर फिर नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला कि या फिर जो काम दिया हुआ है काम नीचे लिखा गया, या फिर अगर पैसा दिया हुआ है तो नीचे पैसा को लिख देंगे। तो पैसा कितना दिया गया, 1800 रुपया दिया गया, बराबर होगा किसके, उसी काम को कर रहा है तो 8 दिन कितने श्रमिक कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, कितना पैसा कमाएंगे, तो मान लेते हैं x पैसा कमाएंगे। तो x जो वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू क्या आएगा, 8 दिनों में जो है 5 श्रमिकों को उतना ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 0 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 हो गया, 3 से काटेंगे 180 को तो 3 छक 18 यानी कि 60 बार में चला गया। तो x बराबर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x बराबर 8 छक 48 यानी कि 480 रुपये आ जाएगा। यानी कि उन 5 श्रमिकों को 8 दिन अगर मिलकर काम करते तो कुल मिलाकर 480 रुपये उन्हें प्राप्त होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, किससे, एमडीएच फार्मूला से आप याद रख सकते हैं, मैन इंटू डेज इंटू आवर बाई वर्क होता है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं बॉड-मास थ्योरम काफ़ी बार आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को हल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, 8.8 माइनस यहाँ पर गुना का पहले इसे हल करेंगे तो 2.3 इंटू 3.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35 दूनी 70, 700, 35 105, 700 105 तो कितना हो जाएगा 805 यानी कि 8.05 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.05 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 8.8 माइनस 8.05 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। आप अगर इसे डायरेक्ट गुना नहीं करना जानते तो आप इस तरीके से गुना कर सकते हैं, 8.8 8.05 यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 पॉइंट यहाँ पर 0 यानी कि कितना आ जाएगा 0.75। यानी कि इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट का यानी कि छोटी ब्रैकेट का हल करने पर कितना आया, 0.75 आया। अब क्या है, आगे क्या है, यहाँ पर ऑफ का साइन है उस ब्रैकेट है, यानी कि 0.5 इंटू 0.75 होगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौक 100 हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि पूरा इसे क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट का अब हम लोग हल कर रहे हैं। ये जो है सारा बड़ा ब्रैकेट का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुना ये जो है स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल करने पर कितना आया, 3/4 आया। 0.75 आया था तो उसे फ्रैक्शन में हम लोगों ने चेंज कर लिया यहाँ पर, तो कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो इसे हल करेंगे सारा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 प्लस 3 बटा आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो 4 प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब 3 को जब 8 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.8 या 24 हो गया, 6 बचा तो 8 7 56, 4 बचा तो 8 5 40 हो गया। यानी कि टोटल आपका कितना आ गया, 4.375 हो गया। कितना हो गया, 4.375 हो गया। ये तो आपका क्या हो गया, ब्रैकेट का सारा अंदर हल करने पर। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर का क्या बचा हुआ आपका, 8.65 बचा हुआ। किससे माइनस करेंगे, माइनस जो आपका ये बिग ब्रैकेट का सारा हल करने पर कितना आया, 4.375 आया। कितना आया, 4.375। इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 यहाँ पर अगर पुट कर देते तो आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आपका 7, फिर आपका यहाँ पर आ गया 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 8 में से 4 गया 4। तो इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर यानी कि हल करने पर कितना आया आपका आंसर, 4.275 आया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।